Subscribe to Khabar Update and press the bell icon for never miss any news. 30 अगस्त 2020 लंबे समय से बीमार पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दुनिया को अलविदा कह दिया और पीछे छूट गए कुछ ऐसे किस्से जो उन्हें अमर बना गए। तब पीएम मोदी ने ट्विटर पर प्रणब मुखर्जी के पैर छूने की तस्वीर साझा करते हुए कहा कि आज पूरा देश गमज़दा है। नमस्कार, मैं सुमित शर्मा और आप देख रहे हैं खबर अपडेट। फिल्म मन की आंखें में साहिल लुधियानवी ने एक बेहद खूबसूरत गीत लिखा और लता मंगेशकर ने आवाज़ दी। वो गीत था ओ जाने वाले आजा तेरी याद सताए, ख्वाबों का घरौंदा कहीं टूट न जाए। लेकिन हम सब जानते हैं कि जो रुखसत हो गए वो लौट कर नहीं आएंगे, फकत उनके किस्से ही बाकी रह जाएंगे। प्रणब दा की जिंदगी से जुड़े ऐसे बहुतेरे किस्से हैं जो उन्हें अमर बनाते हैं। खबर अपडेट की इस खास पेशकश में हम आपको उनकी जिंदगी से जुड़े ऐसे ही 6 किस्से सुनाने जा रहे हैं जो उनकी जीवन गाथा कहने के लिए काफी है। किस्सा नंबर 1, राजनीति में कैसे आए प्रणब मुखर्जी। बेहद कम लोग जानते हैं कि प्रणब मुखर्जी राजनीति में आने से पहले एक क्लर्क थे। प्रणब का जन्म पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले के मिराती गांव में कामदा किंकर मुखर्जी और श्रीमती राजलक्ष्मी मुखर्जी के घर हुआ। पिता कामदा किंकर मुखर्जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। प्रणब मुखर्जी ने वीरभूमि जिले के सूर्य विद्यासागर कॉलेज से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में एमए और एलएलबी किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रणब मुखर्जी ने कलकत्ता में ही पोस्ट एंड टेलीग्राफ विभाग में अपर डिवीजन क्लर्क की नौकरी की। फिर साल 1963 में पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में स्थित विद्यानगर कॉलेज में कुछ समय के लिए राजनीतिक शास्त्र भी पढ़ाया। उन्होंने कुछ समय के लिए डेशे डाक नाम के एक समाचार पत्र में पत्रकारिता भी की। राजनीति में उनकी एंट्री का किस्सा भी बेहद दिलचस्प है। हुआ यूं कि उन्होंने साल 1969 में मिदनापुर उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार वीके कृष्ण मेनन के लिए चुनाव प्रचार किया। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनकी रणनीतिक कौशल से बेहद प्रभावित हुई और उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का सदस्य बना दिया और इस तरह प्रणब मुखर्जी ने राजनीति में कदम रखा। किस्सा नंबर 2, सिनेमा से बेरुखी थी। प्रणब मुखर्जी को पढ़ने का बेहद शौक था, लेकिन सिनेमा में उनकी कोई रुचि नहीं थी। साल 2006 में रक्षा मंत्री के नाते उन्होंने आमिर खान की रंग दे बसंती देखी थी, क्योंकि सशस्त्र बलों को उस फिल्म के कुछ दृश्यों पर आपत्ति थी। इससे पहले उन्होंने जो आखिरी फिल्म देखी थी वो सत्यजीत रे की जलसाघर थी। एक्टर से राजनेता बने विनोद खन्ना इस बात से वाकिफ नहीं थे। जब वो पहली बार बीजेपी टिकट पर चुनाव जीतकर संसद पहुंचे तो वो जल्द ही मुखर्जी के पीछे बढ़े जब वो संसद में अपने ऑफिस की तरफ जा रहे थे। एक्टर कहते रहे, सर मैं विनोद खन्ना हूं, लेकिन मुखर्जी ने रुककर देखने की जहमत भी नहीं उठाई। जैसे ही मुखर्जी ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचे, हताश खन्ना ने फिर कोशिश की, सर मैं गुरदासपुर एमपी हूँ। मुखर्जी अचानक रुके और मुड़कर बोले, ओह वेलकम वेलकम वेलकम, प्लीज आइए। किस्सा नंबर 3, गुस्सा उनकी नाक पर चढ़कर बोलता था। साल 2011 की एक शाम लुटियंस दिल्ली में तालकटोरा मार्ग पर एक केंद्रीय मंत्री के आवास पर कुछ वरिष्ठ पत्रकार हिंसा मछली का मजा ले रहे थे, जब उनमें से एक, जो एक हिंदी दैनिक के संपादक थे, मेजबान की ओर मुड़े और उन्होंने कहा, सर ये सरदार जी से देश नहीं चलेगा। डाइनिंग टेबल पर बैठे दूसरे लोग उनकी तरफ मुड़े और अविश्वास व बेचैनी के साथ उन्हें देखने लगे, क्योंकि वो तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आलोचना कर रहे थे। मेजबान का चेहरा लाल हो गया। हे मिस्टर, क्या आपको पता है आप भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई उनके बारे में इस तरह की बात करने की? आपको कुछ सम्मान दिखाना चाहिए। कुछ ऐसा ही उनके राष्ट्रपति बनने के बाद भी हुआ। जब एक वरिष्ठ पत्रकार ने उन्हें बीच में टोकते हुए दूसरा सवाल पूछ लिया तो उन्होंने डांटने के लहजे में पत्रकार को बोल दिया था कि आपको मुझे टोकने की जरूरत नहीं है, याद रहे मुझे टीवी में दिखने का कतई शौक नहीं। किस्सा नंबर 4, पाइप जमा करने का शौक। प्रणब मुखर्जी को नजदीक से जानने वाले पत्रकार जयंत घोषाल बताते हैं कि उनको पाइप जमा करने का बेहद शौक था। सालों पहले धूम्रपान छोड़ने के बावजूद वो पाइप को हमेशा अपने मुंह से लगाए रखते थे। पाइप की टिप को अपने होठों के अंदर दबाकर उन्हें पाइप पीने का एहसास होता था, जबकि उसके अंदर जरा भी तंबाकू नहीं होती थी। उनको सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने एक पाइप उपहार में दिया था। उनके पास विदेशी शासनाध्यक्षों और मंत्रियों की ओर से तोहफे में मिले करीब 500 पाइप का संग्रह था,
बाद में उन्होंने पाइपों के अपने संग्रह को राष्ट्रपति भवन के म्यूजियम को दे दिया था। किस्सा नंबर 5, साफ गोई के चलते पार्टी से निकाले गए। प्रणब मुखर्जी का बुरा वक्त तब आया जब उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया। ये कदम उनके खिलाफ उस समय उठाए गए जब उन्होंने उस वक्त के इलस्ट्रेटर वीकली पत्रिका के संपादक प्रीतिश नंदी को एक इंटरव्यू दिया था। पूर्व राष्ट्रपति अपनी किताब में पार्टी से निकाले जाने के बारे में लिखते हैं कि राजीव गांधी ने गलतियां की और मैंने भी की। उन्होंने दूसरों को अपने ऊपर प्रभाव डालने दिया, दूसरों ने मेरे खिलाफ उनके कान भरे और मैं अपनी निराशा पर काबू नहीं कर पाया। कांग्रेस पार्टी में उनकी वापसी यूं तो 1988 में हुई, लेकिन 1991 में पार्टी की आम चुनाव में जीत और नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी किस्मत बदली और जब 2004 के आम चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी और ये साफ हो गया कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहती, तो प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम लिया जाने लगा। किस्सा नंबर 6, प्रधानमंत्री न बनने की कसक। बात 31 अक्टूबर 1984 की है। कोलकाता से दिल्ली जाने वाली इंडियन एयरलाइंस के बोइंग 737 विमान पर राजीव गांधी, प्रणब मुखर्जी, शीला दीक्षित, उमाशंकर दीक्षित, बलराम जाखड़, लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल सुभाष कश्यप और एबी एग्नी खां चौधरी सवार थे। 2:30 बजे राजीव गांधी ने विमान के कॉकपिट से बाहर निकलकर ये घोषणा की कि इंदिरा गांधी ने दम तोड़ दिया है। आरंभिक सदमे के थोड़ी देर बाद इस बात पर चर्चा होने लगी कि इसके आगे क्या किया जाए। प्रणब मुखर्जी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि नेहरू के जमाने से ऐसी परिस्थिति में अंतरिम प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाने की परंपरा है। नेहरू के देहावसान के बाद कैबिनेट में सबसे वरिष्ठ मंत्री गुलजारी लाल नंदा को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। जाने माने पत्रकार रशीद किदवई अपनी किताब 24 अकबर रोड में लिखते हैं कि एक ब्यौरा यह है कि इंदिरा गांधी की मौत से दुखी होकर प्रणब मुखर्जी विमान के टॉयलेट में जाकर रोने लगे। उनकी आंखें लाल हो गई थी, इसलिए वो विमान के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गए और इस तरह प्रणब मुखर्जी के बायोडेटा में केवल एक कमी रह गई, प्रधानमंत्री के पद की, जिसके वो साल 1984 से 2004 तक दावेदार माने गए। हालांकि एक दौर के बाद वो प्रधानमंत्री से भी ऊपर के ओहदे पर काबिज हुए, लेकिन उनकी प्रधानमंत्री न बन पाने की कसक जिंदगी भर रही और उनके साथ ही चली गई। टीम खबर अपडेट।